जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो आरआरबी एनटीपीसी की जो सीरीज चल रही थी उसके सेट नंबर 23 का हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मालाबार पाक कला जो है ये कहाँ की है। तो ये कहाँ की है? ये केरल की कला है। चिकनकारी ये कहाँ की फेमस है? तो ये लखनऊ की फेमस है। वारली पेंटिंग ये कहाँ की फेमस है? तो ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो ये है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और इसकी स्थापना 1942 में होती है। सर्वाधिक कॉफ़ी वाला देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील। ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह जो है ये कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में जो है कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है। अंतर्राष्ट्रीय टी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व चाय दिवस। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब मनाते हैं? तो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। चाय महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो जोरहट में जो है चाय महोत्सव मनाया गया था। टी बोर्ड की स्थापना 1954 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत में आता है टी बोर्ड। फीफा यानी कि फुटबॉल विश्व कप की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? ये ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा बार जीता है। तो सबसे पहले फुटबॉल विश्व कप जो है वो 1930 में हुआ था। कहाँ पर? उरुग्वे में। कहाँ पर? उरुग्वे में हुआ था। और इसमें विजेता भी कौन रहा था? तो उरुग्वे ही रहा था। और उपविजेता जो है वो अर्जेंटीना रहा था। 2026 में कहाँ होंगे फीफा वाले तो ये होंगे यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। इन तीनों की जगह पर होंगे कौन से? 23वें वाले वर्ल्ड कप। ठीक है, फुटबॉल विश्व कप की बात हो रही है यहाँ पे। 2030 में कहाँ पर होंगे? तो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होंगे। क्यों? क्योंकि 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2030 में इसको 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, इसलिए मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन ये तीनों जगह ही जो है विश्व कप खेले जाएंगे फुटबॉल वाले। दूसरा विश्व कप जो है वो इटली जो है इटली में खेला गया था। कहाँ पर? इटली में। ठीक है, 2022 में विजेता कौन रहा था? तो अर्जेंटीना जो है वो 2022 में फुटबॉल विश्व कप का विजेता रहा है। ठीक है, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन किस संगठन द्वारा निर्मित है? तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इस हेलीकॉप्टर को बनाया गया है। किसको? MK3 स्क्वाड्रन को। सबसे पहले स्वदेशी विमान कौन सा बनाया गया था? तो वो था HT2। कब? 1951 में। सबसे पहला जो लड़ाकू विमान जेट था, लड़ाकू विमान जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जेट बोलते हैं। वो कौन सा था? तो HF-24 था, जिसका नाम 1961 में मारुत दिया गया। क्या दिया गया? मारुत दिया गया। ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये जितने भी हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसरो का वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा कौन सी है? तो इसरो की जो वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा है इसको बोलते हैं एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1992 में होती है। कब कब होती है? 1992 में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1972 में। इसरो की अन्य कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई है? तो 2019 में हुई है, जिसको दूसरी वाणिज्यिक इकाई कहते हैं। किसको? NSIL को, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। IISU की बात कर लेते हैं तो इसरो इंस्रिया सिस्टम यूनिट की बात कर लेते हैं तो इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई इसको कहते हैं, जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। इसरो प्रणोदन कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं तो ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये है देहरादून में, जिसको IIRS कहते हैं। ठीक है, सुदूर संवेदन संस्थान। और सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये संस्थान है और ये केंद्र है। ठीक है, केंद्र कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। और तेलंगाना कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में। किन संगठन को
ए चाइल्ड ऑफ वार के नाम से जानते हैं। तो ए चाइल्ड ऑफ वार के नाम से हम जानते हैं लीग ऑफ नेशंस को। किसको? लीग ऑफ नेशंस को, जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को होती है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में बनता है और इसी को राष्ट्र संघ कहते हैं। किसको? लीग ऑफ नेशंस को। वायसराय की संधि कब होती है? तो 1919 में होती है, जिसके बाद में ये लीग ऑफ नेशंस बनता है। कब? वायसराय की संधि के बाद में ये लीग ऑफ नेशंस यानी कि 1920 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, यूएनओ की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को होती है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में बनता है और महासभा जो है इसकी न्यूयॉर्क में होती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो ये द हेग नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर। दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल और वायु में बहादुरी या आत्म बलिदान का सबसे विशिष्ट काल के लिए किसे दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? तो जल हो, चाहे थल हो या फिर वायु हो, इन तीनों में ही अगर कोई दुश्मन को हरा देता है तो उसको एक वीरता पुरस्कार दिया जाता है, जिसको हम परमवीर चक्र के नाम से जानते हैं, जो सबसे पहले सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। कौन सा? परमवीर चक्र। ठीक है, महावीर चक्र किसको दिया गया था? तो राजेंद्र सिंह को दिया गया था। वीर चक्र भी दिया जाता है और विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ा होता है वो होता है परमवीर चक्र। ठीक है, ये चारों ही जो है वो युद्ध काल में दिए जाते हैं, महावीर चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मॉडल और परमवीर चक्र। अब आ जाते हैं कि शांति के क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं। तो शांति के क्षेत्र में जो अवार्ड मिलने वाले होते हैं उनकी स्थापना 1952 में होती है। कब? 1952 में, जिसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र शामिल हैं। और कीर्ति चक्र को अशोक चक्र द्वितीय कहते हैं और शौर्य चक्र को जो है वो अशोक चक्र तृतीय कहते हैं। ठीक है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र ये जो है ये शांति के लिए मिलते हैं। काल्पनिक उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखित है? तो निर्मला जो है ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है, जिनकी गबन गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि ये सभी इनकी हैं मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, नीचे लिखी हुई भी हैं सारी की सारी, गबन गोदान, सदन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि। वास्तविक नाम क्या है इनका? मुंशी प्रेमचंद का तो धनपत राय है। वैसे ही हिंदी में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे और इसके अलावा आपको जीके जीएस में भी ये बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, चंद्रकांता की बात कर लेते हैं। तो इसके लेखक हैं कौन? चंद्रकांता के कौन है? देवकी नंदन खत्री हैं। चंद्रकांता जो है ये बहुत से लोगों ने इसके पढ़ने के लिए अनुवाद करवाया था। ठीक है, चंद्रकांता को पढ़ने के लिए। जयशंकर प्रसाद की बात कर लेते हैं। तो आंसू, कामायनी, लहर, झरना, ठीक है, ये सभी किनके हैं? ये सभी जयशंकर प्रसाद के। सुमित्रा नंदन पंत की बात कर लेते हैं। तो चिदम्बरा और पल्लव इनकी हैं, और भी कई सारी इनकी हैं। ठीक है, भारत भारती और साकेत ये किनकी है? ये मैथिली शरण गुप्त की है। उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र ये किनकी हैं? ये रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तकें हैं। किनकी? रामधारी सिंह दिनकर की। इंडियन सोशल कांग्रेस ने प्रतिज्ञा आंदोलन किया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रतिज्ञा आंदोलन जो है ये कांग्रेस के द्वारा किया गया था। इसका मतलब था कि बाल विवाह को निषेधित करना, यानी कि बाल विवाह पर रोक लगाना। अधिवेशन की बात करें अगर, तो 1857 का अधिवेशन हो रहा था उस समय, और उसकी अध्यक्षता जो है वो बदरुद्दीन तैयब कर रहे थे 1857 में। और इसी समय बाल विवाह को निषेधित करना था। बाल विवाह प्रतिषेध कब आता है? तो 1929 में ये एक्ट आता है, बाल विवाह प्रतिषेध। शारदा एक्ट कब आता है? तो शारदा एक्ट जो है ये 1929 में बाल विवाह के साथ में आता है, शारदा एक्ट। ठीक है, इसमें क्या था कि गर्ल्स की जो शादी की उम्र होगी वो 14 वर्ष होगी और बॉयज़ की जो शादी की उम्र होगी वो होगी 18 वर्ष। लेकिन फिर इसको संशोधन किया गया है 2006 में। 2006 में ये बोला गया कि गर्ल्स की जो एज होगी वो 18 होगी और बॉयज़ की जो होगी वो 21 होगी। बाल विवाह मुक्त अभियान ये कब चलता है? तो ये 2024 तक इसको चलाए जाने के लिए बाल विवाह मुक्त अभियान चलाया गया था, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। बाल विवाह मुक्त अभियान। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो जब गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद किया गया था 1961 में, तभी जो है वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, कब? 1 मई 1961 को इसको पेश किया गया और 1 जुलाई 1961 को इसको लागू कर दिया गया।
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण ये कब आता है? तो ये 2005 में आता है, और आरटीआई भी इसी समय आता है, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन राइट टू एजुकेशन ये कब आता है? तो राइट टू एजुकेशन जो है ये 2009 में आता है। दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, एक एजुकेशन है और दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो है वो 5 में आती है और एजुकेशन जो है वो 2009 में आती है। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम क्या है? तो भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम है जयप्रकाश नारायण, जिन्हें भारत रत्न 1999 में मिला था, और रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो 1965 में मिलता है। इनकी पुस्तक है टुवार्ड टोटल रिवॉल्यूशन और नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया। ये दोनों ही पुस्तक जयप्रकाश नारायण की है। टुवार्ड टोटल रिवॉल्यूशन, नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया, ये जनता पार्टी से संबंधित थे, और इनका उपनाम जो है वो लोक नायक है। कौन सा है? लोक नायक। हमने आपको कल एक उसमें बताया था कि लोकपाल का जो मतलब लोकपाल शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये वो स्वीडन से लिया गया था। कहाँ से? स्वीडन से। ठीक है, जो कि मतलब भ्रष्टाचार या आतंकवाद से संबंधित था। कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? तो ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म कौन सा है? तो वेलहम है। कौन सा है? वेथलहम है, जो कि इजराइल में स्थित है। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की नियुक्ति किसने की थी? तो काका कालेकर, जिन्होंने पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इन्होंने रिपोर्ट जो है वो 1955 में सौंपी थी। किसके? पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की। बीपी मंडल आयोग जो कि सेकंड आता है इसी के लिए, ओबीसी के लिए, पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए। ठीक है, ओबीसी के लिए नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि 1979 में आती है। ठीक है, और संवैधानिक दर्जा जो है इसको कब मिलता है? तो 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2018 में होता है, इसके द्वारा इसको पिछड़ा वर्ग आयोग को एनसीबीसी बना, जिसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं कौन है? हंसराज अहीर जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। किसके? एनसीबीसी के। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग कब बनता है? तो 1993 में बनता है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, और 3 जो है वो अन्य सदस्य के रूप में काम करते हैं। ठीक है, किसके? सदस्यों के बारे की बात करें, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनके कार्यकाल की बात करें, किसके? अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के, तो इनके जो एनसीबीसी बना था ना, इसके कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। संघीय यानी कि फेडरल सरकार प्रणाली वाले देश कौन कौन से हैं? तो संघीय यानी कि फेडरल सरकार वाले देश हैं फ्रांस, इंडिया, चाइना, सॉरी चीन एकीकृत प्रणाली है, चीन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चीन में क्या है? चीन में सिर्फ एक ही राजा होता है ना। जापान में भी एक है, साउथ कोरिया में भी एक है। यूएसए में क्या होता है? यूएसए में 2 पार्टियां होती हैं, यूके में भी 2 पार्टियां, जापान में भी। जहाँ पर 2 पार्टियां हो वो फेडरल में जाता है, और जहाँ पे सिर्फ एक हो, मतलब सिर्फ एक ही पर्सन और उसी के मान लो उसी के आने वाली पीढ़ी को राजा बनाया जाता है, तो वो एकीकृत प्रणाली में जाता है, जैसे कि चीन में है, जापान में है, साउथ कोरिया में है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जिसे पूर्व में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इरविन के स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। क्या फहराया था? राष्ट्रीय ध्वज। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, लेकिन एक फीमेल है, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली, उन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो झंडा है वो लहराया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, उनका दिमाग पे एकदम चढ़ नहीं आ रहा, बट नाम उनका अच्छा है नाम। ठीक है, अच्छा का मतलब है कि अभी दिमाग पे नहीं आ रहा मेरे। तो 15 अगस्त 1947 को उन्होंने इरविन में झंडा लहराया था। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बीटिंग द रिट्रीट समारोह जो है ये 29 जनवरी को होता है, जो कि रिपब्लिक डे का अंत होता है। रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? तो 15 अगस्त को मनाते हैं। शुरू कब किया गया था? तो बीटिंग द रिट्रीट समारोह जो है ये शुरू किया गया था, किसके द्वारा? मेजर रॉबर्ट के द्वारा इसको शुरू किया गया था, बीटिंग द रिट्रीट समारोह को। इसमें क्या होता है, जब
15 अगस्त मनाते हैं तो इसमें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 1950 में जब 15 अगस्त मनाया जा रहा था, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे जो कहते हैं, तो उस समय यानी कि 1950 के समय गेस्ट कौन बने थे, तो ये गेस्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये बने थे सुकर्डो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और 1955 से जो है वो राजपथ पर परेड का शुभारंभ किया गया था, जिसका नाम बदलकर 2022 में क्या रख दिया गया, कर्तव्य पथ रख दिया गया। इसी राजपथ का नाम क्या रख दिया गया, कर्तव्य पथ, ठीक है, जो कि दिल्ली में स्थित है। कब से शुरू होने लगी, 1955 से। 2025 में किसको गेस्ट बुलाया गया था, तो ये भी इंडोनेशिया के ही थे, जो कि कौन थे, प्राबोवो सुबियांतो थे। कौन थे, प्राबोवो सुबियांतो थे। क्यों, क्योंकि इसके 75 वर्ष पूरे हो रहे थे, ठीक है, इस वजह से 50 में जो है वो इंडोनेशिया आया था, और फिर जो है वो 2025 में 75 वर्ष पूरे होने के लिए फिर इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति को बुलाया गया था। पहला स्थान किसने प्राप्त किया था 2025 में, तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी ने किया था, ठीक है। दूसरा था त्रिपुरा और तीसरा था आंध्र प्रदेश। ये याद रखेंगे कि कर्तव्य पथ का नाम राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ 2022 में रख दिया गया, और पहली परेड जो है वो 1955 में हुई थी। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है, तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता हैं पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव। इन्होंने तेलुगु भाषा में इसको लिखा था, जो कि 1962 में इनके द्वारा लिखा गया था। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता। तारामती चोटी कहाँ पर है, तो तारामती चोटी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और सबसे ऊंची जो है वो है कलसूबाई शिखर। कौन सी है, कलसूबाई शिखर है। राजस्थान की बात करें तो गुरु शिखर यहाँ की चोटी है। अंडमान निकोबार की बात करें तो सैडल पीक। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सद्दक। ओडिशा की बात करें तो देवमाली। नागालैंड की बात करें तो सारामती। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कांगटो। झारखंड की बात करें तो पारसनाथ। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रियो। गुजरात की बात करें तो गिरनार। गिरनार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देवमाली भी पूछा जाता है और सैडल पीक भी पूछा जाता है। लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है, लोहित नदी। इसका उद्गम जो है ब्रह्मपुत्र नदी का वो होता है मानसरोवर से। कहाँ से, मानसरोवर से। और ये भारत में प्रवेश जो है वो अरुणाचल प्रदेश में करती है। इसी को, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा जी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। जब जमुना और पद्मा दोनों ही मिल जाती हैं, तब इन दोनों को जो है, मान ले ये गई, ठीक है, अब ये दोनों जो है, ये पद्मा हो गई, ये जमुना हो गई, इन दोनों को मिलकर जब यहाँ पे निकलती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, तो मेघना के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम कौन कौन से हैं, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती और माही। ये पूर्व से पश्चिम की ओर गिरती है। कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर गिरती है, जैसे कि इस साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरब सागर है। इनकी सहायक नदियाँ और हैं पेरियार, मांडवी और ज्वारी। ये भी अरब सागर में गिरती है जाकर, ठीक है। लेकिन पूर्व से पश्चिम की और बात करें तो नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती जो ये भी कहाँ गिरती है, तो ये भी अरब सागर में गिरती है। बारी दोआब के बीच का क्षेत्र कौन सा है, तो बारी दोआब के बीच का जो क्षेत्र है वो ब्यास और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को हम क्या, बारी दोआब कहते हैं। ब्यास और सतलज के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो विस्त कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्त। रचना, रा से रावी, चा से चिनाव, तो रावी और चिनाव के बीच को हम क्या कहते हैं, तो रचना कहते हैं। जेज किसको कहते हैं, तो जे से झेलम याद रखेंगे, चा से चिनाव याद रखेंगे, ठीक है। तो झेलम और चिनाव जो है वो जेज कहलाता है। बी से ब्यास याद रखेंगे, सा से सतलज याद रखेंगे, ठीक है। और बारी से बा से ब्यास याद रखेंगे, रा से रावी याद रखेंगे। आपको नाम देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा किसके बीच का क्षेत्र है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना जो है ये किससे संबंधित है, तो ये देखो 2018 में चलाई जाती है आयुष्मान भारत योजना, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। आरोग्य टॉप 2.0 ये कोविड-19 के समय में जो है ये आती है और ये चलाई जाती है। कब, 2021 में। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना ये 2021 में आती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये 1952 में चलाया जाता है। अमृत भारत स्टेशन ये 2022 में चलाया जाता है, जो कि रेलवे से संबंधित है।
पीएम प्रणाम योजना, ये रासायनिक उर्वरकों को कम करने के लिए चलाई गई थी। कौन? पीएम प्रणाम योजना, जो कि 2023 में चलाई गई थी। किससे? रासायनिक उर्वरकों को कम करने के लिए, यानी खेतों में जो खाद्य डाली जाती है उसको कम करने के लिए चलाई गई थी। जल जन अभियान कब चलाया गया था? जो कि जल से संबंधित था, ये 2023 में। मिष्टी अभियान कब चलाया गया था? जो कि मैंग्रोव वन के लिए था, ये 2023 में चलाया गया था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 2014 से शुरू होती है, गांधी जयंती के दिन। ठीक है, इसमें एक नारा दिया गया था, एक कदम स्वच्छता की ओर। ओपन डेफिकेशन फ्री कब घोषित किया गया है? तो 2019 में घोषित कर दिया गया था। कब? जब 150वीं जयंती थी। किसकी? 150वीं जयंती पर जो है वो 2 अक्टूबर 2019 को इसको घोषित कर दिया गया, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर। स्वच्छ भारत मिशन 2.0, ये कब शुरुआत होता है? तो 10 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू होता है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की बात करें तो 1986 में होता है। निर्मल भारत अभियान, ये 2012 में। एमआरटीपी की बात कर लेते हैं तो मोनोपोलिस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिस एक्ट, इसकी शुरुआत होती है। कंपटीशन एक्ट 2002 था, लागू इसको 2009 में किया गया है। इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष किया था? तो जब इंदिरा गांधी सरकार थी तब रुपयों का जो अवमूल्यन हुआ था, देखो रुपयों का अवमूल्यन अभी भी हुआ था जब मोदी जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए थे। ठीक है, कब? 1966 में। पहली बार 1949 में रुपयों का अवमूल्यन होता है और तीसरी बार जो है वो 1991 में होता है। ठीक है, तब उस समय पीएम कौन थे? तो नरसिम्हा राव थे। और इंदिरा गांधी के समय कौन थे? तो 1966 में कौन थे? तो इंदिरा गांधी के समय थे। ठीक है, जो कि दूसरी बार था। पहली बार 49 में, दूसरी बार 66 में और तीसरी बार 91 में। ठीक है, और चौथी बार जो है वो 2017 में, नवंबर 2017 में जो है इसको शुरू किया गया था, जो मोदी के द्वारा बंद किया गया था, नवंबर में था शायद, 2017 या 2016 ऐसा ही कुछ है, एग्जैक्टली दिमाग पर नहीं चढ़ रहा। MS एक्सेल की किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका पहला वर्जन जो है वो 1985 में आता है। वर्तमान समय में जो है वो 19वां वर्जन चल रहा है, जो कि 2024 का है। किसका? 2024 का है। ठीक है, इसके बाद में MS वर्ड को किस MS वर्ड में जब कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो वो किस में खुलता है? तो ये DOCX में खुलता है। एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं तो .xls में ये खुलता है। ठीक है, और इसके अलावा एक्सटेंशन के लिए एक और होता है XLSX, जिसमें रो की संख्या, यानी कि जिसमें रो और कॉलम होते हैं, लगभग रो जो है वो 65,536 और कॉलम जो है वो 256 बन सकते हैं। किसके? 2003 के अकॉर्डिंग। लेकिन वर्तमान समय में की बात कर लेते हैं तो अब रो की संख्या जो है वो 10,48,576 और कॉलमों की संख्या जो है वो 16,384 बन जाती है। नोटबंदी की बात कर लेते हैं तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, जिसमें ये बोला गया था कि 500 और 1000 के नोट जो हैं वो बंद हो जाएंगे और फिर 500 और 2000 के नोट जो हैं वो दूसरे नए वाले शुरू किए जाएंगे और फिर 2000 नोटों का भी चलन जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। वर्तमान समय में सर्वाधिक नोट जो चल रहा है वो कौन सा है? 500। लेकिन RBI के द्वारा सर्वाधिक नोट कौन सा वाला जारी किया गया था? तो वो था 10,000 का नोट। कितने का? 10,000 का नोट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।